जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट 20 प्रश्न जीके के इसमें लेके आया हूं। बहुत नॉलेजेबल है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहाँ से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये जब तक मतलब एसएससी के एग्ज़ाम नहीं हो जाते, इस सीरीज़ में अगले जो मतलब न्यू ईयर पे होगा उसमें सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भी ये सेट शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीडी के लिए हो, ये आपके और भी एग्जाम में किफ़ायती होगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया है? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? दोस्तों क्रिप्स मिशन क्या था कि भारतीय लोगों का या भारतीय सेना का सहयोग चाहता था ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में। और इसी के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने जो श्रम मंत्री हैं, श्रम मंत्री कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स ये लेबर मिनिस्टर थे चर्चिल की कैबिनेट में, इनको भारत में भेजा कि आप जाइए और भारतीयों से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह कीजिए और उनको ये विश्वास दिलाइए कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही जो अंग्रेज़ लोग हैं वो भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कब हुआ था क्रिप्स मिशन? दोस्तों 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। याद रखना, मार्च 1942 में। और ये जो क्रिप्स मिशन आया ये एक फेल मिशन था। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन भारतीयों को यह विश्वास दिलाने में असफल रहा कि जो ब्रिटेन की मंशा भारत को लेके थी वो बिल्कुल मतलब साफ है, बिल्कुल ईमानदार है। तो ये सब ऐसा विश्वास भारतीयों को दिलाने में असफल रहा और इसी के कारण ये फेल हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रेम्बलिंग बैंक। कभी क्वेश्चन आए कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव आपको पोस्ट डेटेड चेक कहा है? दोस्तों गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये भी आप याद रखिएगा। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो गांधी जी के द्वारा ये कहा गया है। क्लियर हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी 1942। दोस्तों क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कभी क्वेश्चन आए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया ये कौन से मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने शुरू किया और 9 अगस्त 1942 को आईएनसी ने ये शुरू कर दिया था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नृत्य शैली ढोलू कुनीथा किस राज्य का नृत्य है? मतलब ढोलू कुनीथा, दोस्तों ढोलू कुनीथा की बात करूँ तो ये कर्नाटक के तटीय इलाकों में किया जाता है। ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक के और डांस भी है, जैसे यक्षगान आपसे पूछेगा, यक्षगान दोस्तों ये बहुत आता है एग्जाम में। भूता कोला ये बहुत आता है एग्जाम में। भूता कोला कहाँ का डांस है? तो ये भी कर्नाटक का है। एक और आप याद रखिएगा वो है आपका अम्मम आर्ट। अम्मम आर्ट ये किस राज्य का नृत्य है? तो अम्मम आर्ट भी कर्नाटक का नृत्य है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं, कर्नाटक का एक डांस और है वो है आपका कुर्गा। कुर्गा और बीरागासे डांस किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका केरल। दोस्तों केरल का मोहिनीअट्टम, कथकली, मरगमकली, पुक्कली, थय्यम, कोलकली, कैकोटिटकली, मतलब कली वाले जितने भी डांस होंगे वो सारे केरल के हैं। ठीक है, केरल के दो क्लासिकल डांस, एक मोहिनीअट्टम और एक है आपका कथकली, दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल का सबसे प्रसिद्ध डांस जो आपको याद रखना है वो आपका वृता। वृता ये बहुत आता है एग्जाम में। वृता के साथ साथ गंभीरा डांस, गंभीरा नृत्य है, ये भी पूछता है एग्जाम में। और एक और याद रखिएगा लाठी। लाठी किस राज्य का नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। झारखंड की बात करूँ तो झारखंड का डोमकच, डुमकच झारखंड का नृत्य है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ढोलू कुनीता कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहा गया? न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है कृषि लागत मूल्य आयोग। कृषि लागत मूल्य आयोग ये भारत में एमएसपी निर्धारित करता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों कृषि लागत मूल्य आयोग कब बना था? 1965 में कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कृषि लागत मूल्य आयोग 1965 में बना और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में, याद रखिएगा। और दोस्तों कृषि मूल्य आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? कृषि मंत्रालय के अधीन आता है।
कृषि मंत्रालय के अधीन। और ये कितनी फसलों का एमएसपी जारी करता है? 23 फसलों का एमएसपी जारी करता है। सबसे पहली बार कब जारी हुआ था एमएसपी? 1966 में एमएसपी सबसे पहली बार जारी हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहा गया? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? दोस्तों फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो पर्वत शिखर है वो है आपका पिरनीज। ऑप्शन बी पिरनीज पर्वत, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। आपको एक मैप दिखाता हूं। हियर इज ए मैप, दिस इज फ्रांस एंड इन साउथ दिस इज स्पेन। और ये आप देख रहे होंगे फ्रांस और नीचे है आपका स्पेन, और इसके बीच में ये जो रेड वाला भाग है ये आपका पिरनीज पर्वत। तो ये आप याद रखना, पिरनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। दोनों आप याद रखें। दोस्तों मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस जो है इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कौन से देश में आते हैं? फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों पेरिस में कई सारे मुख्यालय आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना, पेरिस में जो मुख्यालय वो है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। पूछ सकता है आपके एग्जाम में। एक और आप याद रखना, FATF मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करने वाली संस्था है FATF, इसका मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन का मुख्यालय भी पेरिस में है। और एक और याद रखना, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। दोस्तों फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये आप याद रखना, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। समानता, बंधुता, ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, पूछा जाता है। ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1789 में हुई थी। दोस्तों मैं बात करूँ स्पेन की, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है पिरीनी पर्वत। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत के बारे में बता दूं तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है जूरा पर्वत। याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, 2024 का जो ओलंपिक खेला जाएगा वो फ्रांस की राजधानी में होगा, पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 5, चौक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों चौक या खड़िया, ये रासायनिक रूप से क्या होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो चौक क्या होती है? CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन, अच्छा ये मैग्नीशियम, ये आपका ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ये चौक होती है। दोस्तों अगर आपसे पूछे मोती का रासायनिक संगठन क्या होता है? मोती का रासायनिक संगठन भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसके साथ साथ संगमरमर का रासायनिक संगठन क्या है? वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो चौक का भी सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? दोस्तों भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1995। ऑप्शन बी 1995 में हुई थी, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, तो पोलियो मुक्त भारत कब घोषित हुआ था, तो वो जवाब होगा 27 मार्च 2014। 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। याद रखें दोस्तों, पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। अगर आपसे पूछे कि पोलियो का ओरल वैक्सीन किसने बनाया था, दोस्तों पोलियो का ओरल वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया, तो मैं बताऊं पोलियो का जो ओरल वैक्सीन था ये बनाया था अल्बर्ट साबिन ने। वर्तमान में जो पोलियो का सबसे किफ़ायती टीका है वो है ओरली है, और ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा बनाया गया था। अल्बर्ट साबिन। अच्छा, इंजेक्ट करने वाला वैक्सीन किसने बनाया था, जो इंजेक्शन के थ्रू लगता था? तो पोलियो का इंजेक्ट वैक्सीन वो बनाया गया था जोनास साल्क के द्वारा। पोलियो का इंजेक्ट वैक्सीन किसने बनाया था? जोनास साल्क के द्वारा बनाया गया था वर्ष 1955 में। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो का इंजेक्ट वैक्सीन बनाया गया था। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 1995। ठीक है दोस्तों 1991 में लिखा गया है भारत में LPG रिफॉर्म कब आए थे? भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन मतलब उदारीकरण की नीति कब आई थी? 1991 में आई थी। याद रखना, पूछा जाए कभी क्वेश्चन आए कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में।
बिम्स्टेक 1997 में बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों संगम साहित्य की मैं बात करूं तो संगम साहित्य का संबंध है आपका तमिल भाषा से। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन सी, याद रखना। दोस्तों तमिल भारत में पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी 2004 में। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है, याद रखिएगा। और मैं बता दूं आपको, संस्कृत भारत में अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत भाषाओं की जननी मानी जाती है और इसे देवताओं की भाषा भी कहा गया है। गुप्त राजवंश की भाषा क्या थी? दोस्तों गुप्त काल में राजभाषा संस्कृत होती थी, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका तेलुगु। दोस्तों तेलुगु में एक किताब आपको याद रखनी है, वो है आपकी आमुक्तमाल्यद। आमुक्तमाल्यद विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। कृष्णदेव राय के द्वारा आमुक्तमाल्यद लिखी गई और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। तो संगम साहित्य तमिल भाषा का है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 8, क्या कहा गया? लोकप्रिय त्योहार चाबोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों चाबोथ फेस्टिवल कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, चाबोथ फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया के हिसाब से। गोवा का एक त्यौहार आप और याद रखना, सावजाओ। सावजाओ फेस्टिवल भारत में कहाँ पर होता है? दोस्तों सावजाओ फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, सिग्मो, सिग्मो उत्सव ये कहाँ पर होता है? तो सिग्मो उत्सव भी गोवा में मनाया जाता है। सावजाओ, सिग्मो उत्सव ये सारे गोवा के हैं। दोस्तों गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, वो है आपका भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क, याद रखना। गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की राजभाषा कोंकणी। और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति कब मिली थी? 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चाबोथ फेस्टिवल गोवा। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का एक डांस याद रखना, लूर। लूर नृत्य कहाँ किया जाता है? हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा में करनाल है और करनाल में भारत का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है। भारत का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये हरियाणा के करनाल ज़िले में है, याद रखना। इसके बारे में पूछता है आपके एग्जाम में। तो बाकी हरियाणा में हिसार है और हिसार में भारत का भैंस अनुसंधान केंद्र भी है। तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। थाईपूसम त्यौहार तमिलनाडु का त्यौहार है। और इसके साथ साथ जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का त्यौहार है, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं यहाँ पे गुजरात के बारे में। दोस्तों 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना की गई। भारत में एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। भारत में सबसे ज़्यादा कपास के उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात है। और भारत में सबसे ज़्यादा नमक कहाँ होती है? गुजरात में ही होती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों गुजरात के बारे में एक बिंदु और याद रखना, गुजरात में 2022 में क्या हुआ था? डिफेंस एक्सपो हुआ था। डिफेंस एक्सपो कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ था और ये गांधीनगर में आयोजित किया गया था, याद रखना इसके बारे में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चाबोथ फेस्टिवल गोवा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों भारत में जो शस्त्र अधिनियम आया था वो आया था 1959 में, ऑप्शन ए, शस्त्र अधिनियम 1959 में लाया गया था, याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब होगा 1959। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ईएमई मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है भारत के किस शहर में है? दोस्तों ईएमई मंदिर की बात करूं तो ये बड़ौदा में है और ये गुजरात में स्थित है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बड़ौदा गुजरात में स्थित है और ये शिव को समर्पित है। ये मंदिर शिव को समर्पित है और इसकी खास बात यह है कि इस मंदिर का गुंबद एल्यूमिनियम से बनाया गया है और ये भारतीय सेना ने बनवाया था मंदिर, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए हैं, मैं इन ऑप्शनों की बात कर लूँ तो जैसे चेन्नई, चेन्नई में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। और भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत का सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ये आपका चेन्नई में है, याद रखना इसके बारे में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एनआईओटी, एनआईओटी ये भी चेन्नई में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान या महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में। दोस्तों चेन्नई में एक बंदरगाह भी है, एन्नोर बंदरगाह। कभी क्वेश्चन आए कि एन्नोर बंदरगाह भारत में कहाँ पर है? चेन्नई में। और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र वो भी है आपका चेन्नई में। मैं बात करूँ यहाँ पे जयपुर, दोस्तों जयपुर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में की गई थी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा।
जय सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई और जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर बंगाली। ये भी आप याद रखें। भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। भारत का पेरिस किसे कहा गया? जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। बाकी पिंक सिटी, भारत की गुलाबी नगरी, जयपुर को कहा गया है। दोस्तों पुणे की बात करूं तो पुणे के बारे में एक चीज़ याद रखना, इसे दक्कन की रानी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का कौन सा शहर दक्कन की रानी कहलाता है, तो पुणे शहर को भारत में दक्कन की रानी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा गया है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का ऑक्सफोर्ड पुणे को कहा जाता है। क्या पुणे में कोई संस्थान भी है? हाँ, आपके एग्जाम में 2 संस्थान पूछेगा और वो है आपके, एक तो राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय जल अकादमी ये पुणे में स्थित है। याद रखना, पूछ सकता है इसके बारे में। और पुणे में एक बिंदु और याद रखना, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भारत में कहाँ पर है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, तो ये भी आपका पुणे में है। दोनों आप याद रखना, राष्ट्रीय जल अकादमी और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे। ठीक है दोस्तों पुणे के बारे में एक बिंदु और अब मैं बता दूं आपको, जो पुणे शहर है यहाँ पे सीरम संस्थान भी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? पुणे में ही तो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर शहर और बचा बड़ौदा। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय है आपका बड़ौदा में। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बड़ौदा में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, क्या कहा गया? फ्लोटिंग फुमड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों फ्लोटिंग फुमड़ी क्या है? दोस्तों फुमड़ी घास होती है। फ्लोटिंग फुमड़ी क्या है? घास है ये। मतलब मणिपुर में जो लोकटक झील है उस झील के अंदर घास के टीले मिलते हैं और इन घास के टीलों को क्या कहा जाता है? फुमड़ी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फ्लोटिंग फुमड़ी। ये मणिपुर में लोकटक झील में घास के टीले होते हैं, इनको कहा जाता है। दोस्तों मैं बात करूँ मणिपुर की, तो मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है और वो है आपका कैमुल लामजाओ। कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। मणिपुर कब बना था? तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना की गई थी। 21 जनवरी 1972 मणिपुर बना था। याद रखना इसके बारे में। दोस्तों मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क जो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है ये। और एक आपका किश्तवाड़। तो दाचीगाम, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में भारत का 99% केसर होता है और जम्मू कश्मीर में केसर के बागानों को करेवास कहा जाता है। याद रखना, करेवास जम्मू कश्मीर में केसर के बागान होते हैं। केरल की बात करूँ तो केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। याद रखना। और भारत में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ होती है? केरल में होती है। और भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मसालों का बगीचा, केरल। उत्तराखंड की बात करूँ दोस्तों, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को बना और उत्तराखंड को देवभूमि की संज्ञा भी दी जाती है। देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में एक चीज़ याद रखना, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखें। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। इसके साथ साथ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में, देहरादून में। और इंडियन मिलिट्री अकादमी भी देहरादून में है जो उत्तराखंड में है। याद रखना इसके बारे में। तो फ्लोटिंग फुमड़ी कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में फ्लोटिंग फुमड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 12, कोई वस्तु अपनी ब्राह्म अवस्था में या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसकी यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दोस्तों कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी और ब्राह्म में है तो ब्राह्म में रहेगी, इसका यह गुण कहलाता है जड़त्व। ऑप्शन ए, जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। सही जवाब है जड़त्व। बल की बात करूँ दोस्तों, बल एक सदिश राशि है और बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये भी आप याद रखें। दोस्तों त्वरण की बात करूँ तो त्वरण भी आपका एक सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? दोस्तों रासायनिक तत्व जो जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, तो इसका सही होगा नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। ऑप्शन बी, नियोन। हीलियम की बात करूं तो दोस्तों हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 2। लिथियम की बात करूं तो लिथियम का 3, कार्बन का होता है 6। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों
क्या आपको पता है कि सबसे पहली आवर्त सारणी किसने बनाई थी? सबसे पहली आवर्त सारणी बनाई गई थी मेंडलीव के द्वारा। सबसे पहली आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीव के द्वारा बनाई गई। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? दोस्तों सबसे पहली बार जो आवर्त सारणी बनी मेंडलीव के द्वारा उसमें 63 तत्व थे। और मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो 10 परमाणु क्रमांक किसका है? नियोन का है। और नियोन एक चीज़ याद रखना, जो चमकीले विज्ञापन होते हैं ना, चमकीले विज्ञापन में जो गैस भरी जाती है वो नियोन होती है। हीलियम गुब्बारे में भरी जाती है, याद रखना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और किस पड़ोसी देश की सीमा विवाद को सुलझाया गया था? दोस्तों 16वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ, इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि संधि हुई, भूमि सीमा संधि हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के जो सीमा विवाद थे वो सुलझाए गए थे। मैं बात करूँ दोस्तों बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। कभी क्वेश्चन आए कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है, याद रखना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ये भी आप याद रखें। और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। और दोस्तों बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश का स्थापना दिवस होता है 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करवाया था, कौन से कार्यवाही या कौन सा ऑपरेशन था जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था? ये मुझे कमेंट में बताना है आपको, ठीक है दोस्तों मैं बात करूँ म्यांमार की राजधानी है नेपाइडो और इसकी मुद्रा को क्यात कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्यात, ये भी आप याद रखें। अच्छा, म्यांमार की आर्मी को क्या बोलते हैं? तत्मादो। म्यांमार की आर्मी तत्मादो कहलाती है, याद रखना इसके बारे में। नेपाल के बारे में आप जानते हो, राजधानी काठमांडू, सार्क का मुख्यालय, रुपया मुद्रा है, राष्ट्रीय पंचायत है, इसकी संसद है, गाय राष्ट्रीय पशु है और इसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। भूटान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन याद रखना, ड्रिकयुल। भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रिकयुल कहलाता है? दोस्तों भूटान ड्रिकयुल के नाम से जाना जाता है, ड्रिकयुल, ये है ड्रिकयुल। दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा गुलत्रम है, इसकी मुद्रा को गुलत्रम कहा जाता है, याद रखना। और भूटान के बारे में याद रखें, इसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भूटान की राजभाषा जोंखा, भूटान की राजभाषा है जोंखा, ये भी आप याद रखें। और भूटान जो है ये बौद्ध कंट्री है। एक चीज़ याद और रखिएगा, भूटान की सबसे ऊंची चोटी वो है पुनसुम, माउंट पुनसुम, ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखें। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा गया है? तो भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, याद रखना। इसके बारे में पूछ लेता है तो इसकी सही जवाब क्या होगा? 16वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 15। बिंचुडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों बिंचुडो नृत्य है, ये कहाँ पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात में बिंचुडो नृत्य किया जाता है। दोस्तों मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात का एक डांस और याद रखना, टिप्पाणी। टिप्पाणी डांस कहाँ किया जाता है? गुजरात में। गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, ये सारे आपके गुजरात के डांस हैं। बाकी भवई भी आप याद रखना, ये भी गुजरात में होता है, ठीक है दोस्तों नागालैंड की बात करूँ तो नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना था। और नागालैंड का त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार। नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार होता है। और नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, वो है आपका इंटांकी नेशनल पार्क। भारत में इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क है। और नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, याद रखना इसके बारे में। मध्य प्रदेश का डांस याद रखना, मांच और जवारा, ये किस राज्य के डांस हैं? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में पन्ना की खाने भी हैं। और पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश में। और जीवाश्म नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखना। बांधवगढ़ है, कान्हा किसली है, ये सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है अमरकंटक से, ये भी आप याद रखें। गोवा के बारे में ऑलरेडी आप पता है आपको। हाँ, गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, याद रखना, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1925 में कौन सी घटना घटित हुई थी जो ट्रेन डकैती से संबंधित थी? दोस्तों 1925 में जो घटना घटित हुई, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी में एक घटना घटित हुई थी। 9 अगस्त 1925 को
काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, और काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था लखनऊ के समीप काकोरी स्टेशन पर, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे, इन्होंने जो ट्रेन जा रही थी सहारनपुर, उससे मालगाड़ी से मतलब जो धन था, जो पैसे थे वो लूटे और अंग्रेजों के हथियार लूटे थे। और यह घटना काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से मशहूर है भारतीय इतिहास में। तो 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों ये है, देखो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया और इसमें 8,000 रुपये लूटे गए थे। फांसी की सजा हुई और बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, और उसके बाद में राजेंद्र नाथ, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, तो ये सारे लोगों को इनको फांसी हुई थी। और एक शख्स जो मारा गया वो भी गलती से, एक शख्स इसमें गलती से मारा गया था, ये आप याद रखेंगे। सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे, इनको मतलब कौन सी सज़ा हुई थी? काले पानी की सज़ा हुई थी, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो ये पिस्तौल आपको दिख रही है, ये पिस्तौल आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। काकोरी ट्रेन में जो क्रांतिकारियों ने पिस्तौल उपयोग की थी, वो जर्मनी की बनी हुई पिस्तौल थी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन से देश की बनी हुई पिस्तौल का प्रयोग किया गया? जर्मनी। और ये पिस्तौल थी C95 प्रोटोटाइप ये पिस्तौल थी, ये भी आप याद रखें, जर्मनी की बनी हुई पिस्तौलें थी। नेक्स्ट प्रश्न, तो उसका सही जवाब क्या होगा आपका? क्वेश्चन संख्या 16 का सही जवाब होगा 1925 में हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती, ऑप्शन डी। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? दोस्तों ओलंपिक के जो मौलिक सिद्धांत हैं ये लिखे थे पियरे डी कौबर्टिन ने, ऑप्शन ए पियरे डी कौबर्टिन, और इसे ही आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? कौबर्टिन को ही माना गया है, ये आप याद रखना। और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में स्टार्ट हुए थे एथेंस शहर से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका लियो टॉलस्टॉय की एक बुक याद रखना, वॉर एंड पीस किसकी किताब है? टॉलस्टॉय की किताब है। और महात्मा गांधी जी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो लियो टॉलस्टॉय की बुक से ही प्रभावित थे, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, रेचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? दोस्तों रेचना दोआब का मतलब क्या है? तो रेचना का मतलब है रावी और चिनाब नदी का जो दोआब है उसको रेचना दोआब कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बनेगा आपका रेचना दोआब, रावी और चिनाब, ऑप्शन बी रावी और चिनाब, ये भी आप याद रखना। दोस्तों ब्यास और सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहता है? इसको बोलते हैं बिस्ता। ब्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है इसको बिस्ता कहा जाता है, याद रखना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। अच्छा अगर आपसे पूछे सिंधु और झेलम नदी के बीच का, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच का कहता है सिंध सागर, ये भी आप याद रखना, सिंध सागर। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे एक नदी के बारे में, वो नदी आपकी झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलती है, बेरीनाग शेषनाग झील से, और झेलम नदी बूलर झील को पानी देती है। बूलर झील को पानी कौन सी नदी से मिलता है? झेलम नदी से मिलता है, श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे याद रखना, यहाँ पे लिखा गया आपका सिंधु नदी। दोस्तों 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता हुआ था, याद रखिएगा। गंगा देवप्रयाग में बनती है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 19, क्या कहा गया? सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी की उपाधि मिली, और ये कब मतलब यहाँ से भागे थे? तो 1941 में ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से ये भाग निकले थे। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संसाधनों एवं भारतीय लोगों का उपयोग के विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने एक जन आंदोलन चलाया था। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोगों को ब्रिटेन की सरकार ज़बरदस्ती मतलब ढकेल रही थी। ठीक है दोस्तों, इसका विरोध किया और विरोध करने के चलते इनको नज़रबंद कर लिया गया और नज़रबंदी करने से ये भाग निकले थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करूँ तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक चीज़ याद रखना, जो सुभाष चंद्र बोस है इनकी आत्मकथा का नाम है एन इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा का नाम है? तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है एन इंडियन स्ट्रगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में आती है, याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी एन इंडियन पिलग्रिम भी है, एन इंडियन पिलग्रिम, ये भी सुभाष चंद्र बोस की किताब है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है? तो भारत में सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है ये दक्षिणी अंडमान में है।
कभी क्वेश्चन आए कि भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। कहाँ पर है? पटियाला में। याद रखना इसके बारे में। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही एक हवाई अड्डा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। कहाँ पर है? कलकत्ता में। कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी, ये भी आप याद रखें। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना भी की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक समिति किसने बनाई थी? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। और इनकी जयंती कब होती है? 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, पराक्रम दिवस के रूप में। याद रखना इसके बारे में। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, जो कटक महानदी के किनारे है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 1941। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देश की प्राचीन झीलों में से एक लैंडिया तालाब भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों, लैंडिया तालाब जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि लैंडिया तालाब ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लैंडिया तालाब स्थित है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, मैं भोपाल की बात करूं तो आपको याद रखना है कि भारत में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भारत के किस शहर में है? तो ये भोपाल में स्थित है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया लखनऊ नवाबों की नगरी कहा जाता है, और लखनऊ प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। चिकनकारी जो कि एक प्रकार की कढ़ाई होती है, यहाँ पे लखनऊ प्रसिद्ध है, याद रखना। और लखनऊ में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, याद रखना। और भारत में केंद्रीय सुगंधित पौधा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। वाराणसी की बात करूँ दोस्तों, गंगा नदी के किनारे है, और दुनिया का सबसे पुराना शहर माना गया वाराणसी। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र भी है। कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में। काशी विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है वाराणसी को। और भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा गया है? दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है वाराणसी को, ये भी आप याद रखना, सांस्कृतिक राजधानी। अच्छा, वाराणसी में अभी काशी तमिल संगम भी हुआ था। काशी तमिल संगम हमारे शिक्षा मंत्रालय ने आयोजित करवाया था, काशी और जो दक्षिण भारत है उसके संबंधों को उजागर करने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया झीलों का अध्ययन होता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। कभी क्वेश्चन आए कि लिम्नोलॉजी क्या है? झीलों का अध्ययन होता है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बने रहिएगा। मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ में। अब तब तक अपना भी ख्याल रखें, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी खराब है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।